नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। कटहरी उपचुनाव को लेकर 3 थाना क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। चुनाव को लेकर सीमावर्ती इलाकों पर निगरानी बढ़ाई गई है। हाईवे पर 4 टीमें की गई हैं मुस्तैद। वहीं वाहनों की जो चेकिंग है वो लगातार जारी है। वाहनों की चेकिंग के बाद ही जिले में अब प्रवेश मिल रहा है। तो चुनाव को लेकर सीमावर्ती इलाकों पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। कटहरी उपचुनाव को लेकर 3 थाना क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर सीमावर्ती इलाकों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हाईवे पर 4 टीमें मुस्तैद की गई हैं। वहीं वाहनों की जो चेकिंग है वो लगातार जारी है। वाहनों की चेकिंग के बाद ही जिले में प्रवेश मिल रहा है। तो कल यूपी के 9 सीटों पर विधान उपचुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर कटहरी में जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। चुनाव को लेकर सीमावर्ती इलाकों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण को लेकर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़े जिलों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। 8 जिलों को वायु गुणवत्ता पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान दिल्ली एनसीआर से जुड़े यूपी के जो 8 जिले हैं उन पर नजर रखने के निर्देश जारी हो गए हैं। इसमें मेरठ, गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मेरठ, गाजियाबाद के साथ ही शामली, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बागपत और गौतम बुद्ध नगर, यानी ये वो 8 जिले हैं जिनमें वायु गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस दौरान जिस तरह से वायु प्रदूषण को लेकर लगातार स्थिति गंभीर है, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर से जुड़े उत्तर प्रदेश के जो 8 जिले हैं जहां वायु गुणवत्ता लगातार बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है, ऐसे में मेरठ, गाजियाबाद, शामली, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बागपत और गौतम बुद्ध नगर, यानी वो 8 जिले जहां यूपी के महासचिव ने वायु गुणवत्ता पर निगरानी रखने के निर्देश अब जारी कर दिए हैं। इस दौरान ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का पालन करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी इन जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम हैं, उन्हें निर्देश जारी किए हैं कि सड़कों की सफाई के साथ ही कूड़ा उठवाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही फर्टिलाइजर्स को लेकर विशेष व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यूपी सरकार भले ही सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करती हो, लेकिन वास्तव में सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्था हवा हवाई ही साबित हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जौनपुर गोलीकांड में घायल अधेड़ 4 दिनों से उपचार के लिए जौनपुर से लेकर वाराणसी के सरकारी अस्पतालों में दर बदर भटकने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि अधेड़ को पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया था। गोली अभी भी घायल के पैर में फंसी हुई है, जो पिछले 4 दिनों से इलाज के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। इस पर जमीनी हकीकत पर जांच पड़ताल को लेकर हमारे संवाददाता विवेक कुमार ने लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। शिकार हो गए, जितना दिल साफ था उतना ही गुनहगार हो गए। कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, हम अपना दुखड़ा किसे बताऊं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जौनपुर के सागन के रहने वाले राम अवध की, जो कि बीते 3 दिन पहले एक बारात में गोली लगने से घायल हो गए थे। हालांकि गोली लगने घायल होने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गरीबी और बेबस के कारण जो है दर दर भटकने को मजबूर है। कहने को कहा जाता है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे करते हैं। आखिर क्या इनकी जो है आरोप है, सीधा हम एक बार उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हर्षित सिंह। और हर्षित जी, क्या हुआ था? दरअसल हुआ ये था कि ये गए हुए थे शादी में, काम वहाँ पे काम करने के लिए गए हुए थे, लेकिन इनको अब गोली कैसे लगी वहाँ पे तो हम थे नहीं, लेकिन पुलिस सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुए वीडियो को देखी, उससे आरोपियों को गिरफ्तार की। लेकिन पुलिस को इनका साथ नहीं दी पुलिस कि इनको ले चले, यहाँ से रिफर कर रहे हैं वहाँ जौनपुर सदर में, फिर सदर से रिफर कर रहे हैं बीएचयू में, लेकिन रिफर पेपर ही नहीं है इन लोग के पास।
और पुलिस इनको मतलब साथ साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन पुलिस वहाँ गई, इनको देख के और चली आई यहाँ पे। आखिर घटना लगभग 4 दिन होने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट के हिसाब से क्या किया? पैर में गोली लगी है, बताया जाए गोली फंसी हुई है अभी, तो क्या मांग है आप लोग की? मांग तो यही है सर कि उनको जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनकी इलाज करवाया जाए, जल्द से जल्द इलाज करवाया जाए इनको, क्योंकि इनको दिक्कत हो रहा है, पैर में गोली अटकी हुई है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो कहा जाता है स्वास्थ्य विभाग बहुत ही बेहतर है, और आखिर स्वास्थ्य विभाग का क्या कहा जाए, हम लोग तो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे पहले, लेकिन अब तो पत्थर दिल की चिड़िया कहने लायक भारत का वो प्रशासन काम कर रहा है। जो सरकारी हॉस्पिटल में आप ले गए होंगे या परिवार वाले ले गए होंगे, क्या वहाँ डॉक्टर का क्या कहा गया? डॉक्टर तो यही कह रहे थे कि यहाँ से ले जाइए, BHU में करवाइए, यहाँ पे रिस्क है, वो इलाज ही नहीं करना चाहते थे। पुलिस वहाँ पे गई थी? हाँ, BHU गए थे, वहाँ पे मतलब FIR पेपर इन लोग के पास नहीं था। साथ में पुलिस तो जाना चाहिए था। पुलिस भी नहीं गई थी, FIR पेपर भी नहीं था इन लोग के पास। वो लोग सिस्टम कितना लाचार है, इनका आरोप है, इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। आपसे जानना चाहूँ क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था? आपने बनास ले गए होंगे, जौनपुर ले गए, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अच्छा, आप ये बताइए कि महिला भी उनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? पिंकी नाम। पिंकी, आप ये बताइए कैसे क्या हुआ? ट्रीटमेंट कराने के लिए आप गई होंगे हॉस्पिटल ना? हॉस्पिटल हम नहीं गए थे, हमारी मम्मी गई थी। हाँ, क्या हुआ था वहाँ? वहाँ हुआ था, वहाँ ये क्या मांग है, क्या चाहती हैं आप? वही हम चाहते हैं कि हमारा जो मरीज है, हमारे अंकल हैं, वही ठीक हो जाए, हम लोग कुछ नहीं चाहते। कैसे क्या हुआ था, कुछ मालूम है? गोली चली थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, आखिर जो है 4 दिन बीत गए, इलाज क्यों नहीं हो रहा है? अब पता नहीं क्यों, पैसा के लिए नहीं हो रहा है, कि उन लोग पैसा खा के बैठे हैं, क्या हुआ है? नहीं, जौनपुर और बनारस सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ तो फ्री इलाज होता है। हाँ, कहते हैं कि पैसा लगेगा। कौन कह रहा था? कोई सुनवाई अम्मा जी, नहीं। आपसे जानना चाहूंगा, आप तो गई थी ना साथ में, क्या हुआ था? घर ऐसा कि ना, वहाँ पे लेके गए मरीज हम हैं, तो मरीज लेके गए ना अंदर, तो बेड पे सुता के देन, तो देखे पट्टी खोल के देखे, कहे अच्छा यहाँ से ले जाओ, हमारे यहाँ पे नहीं इलाज होएगा। नहीं, डॉक्टर द्वारा क्या कहा है? कोई डॉक्टर कहा कि हमारे यहाँ नहीं इलाज होएगा। नहीं, आप लोग नहीं कहे कि भाई मरीज हम कहाँ लेके जाएंगे? बनारस जो है प्रधानमंत्री जी का गृह संसदीय क्षेत्र है। अच्छा बताओ डॉक्टर साहब, हम कहाँ जाए, कहाँ जाओ? अच्छा, पुलिस की भूमिका क्या, पुलिस क्या कर रही है अब? पुलिस तो कही कि तुम्हारे की बहुत खर्चा मिलेगा, तू कर्जा लेके दवा करो। साथ में पुलिस गई थी? हाँ, पुलिस गई सदर में। बनारस गई थी पुलिस? पुलिस बनारस ना गई, सदर में गई। क्या नाम था उनका जो घायल है? अवध नाम। कहाँ के रहने वाले आप लोग? अखन सराय। और देखिए, जो इनका आरोप है, उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग जो बड़े बड़े दावे करते हैं, तो इनके आरोप के हिसाब से हम कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग जो है उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर पर है। हालांकि राम अवध के लिए परिवार वाले के साथ साथ स्थानीय लोग भी जो है अब उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लगे हुए हैं। और फिलहाल देखने वाली बात होगी, राम अवध को जो है, जो पैर में गोली लगी है, पिछले 4 दिनों से जो तड़प रहे हैं, क्या उनका इलाज अब सही समय से होता है या नहीं? जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ते, खबर बुलंदशहर से है, जहां राधा स्वामी सत्संग व्यास रात के वक्त अज्ञात लोगों द्वारा आश्रम में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। वहीं आपको बता दें कि आश्रम में 75 वर्षीय सेवादार पर 2 नाबालिग लड़कियों से रेप का आरोप है। रेप के बाद एक नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हुई, जिसके बाद एक लड़की ने कल नवजात को जन्म दिया था। जानकारी के अनुसार रेप की घटना से आक्रोशित ग्रामीणों पर घटना को अंजाम देने का शक है। बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में स्थित है ये आश्रम। तो बुलंदशहर से पूरा मामला, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने आश्रम में तोड़फोड़ की। माना यही जा रहा है कि जो ग्रामीण है वो रेप की घटना से काफी ज्यादा आक्रोशित थे, जिसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में रात के वक्त कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। पुलिस जब घटनास्थल पहुंची तो पुलिस ने जांच शुरू की। बता दें कि आश्रम के 75 वर्षीय सेवादार पर 2 नाबालिग लड़कियों से रेप का आरोप है। रेप के बाद एक नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसने कल एक नवजात को जन्म दिया। इस मामले को लेकर, क्योंकि आश्रम के सेवादार पर रेप करने का आरोप है, ऐसे में इस मामले को लेकर ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित थे। यही माना जा रहा है कि बीते दिन जिस तरह से आश्रम में तोड़फोड़ की गई, तो ग्रामीणों ने इस तोड़फोड़ को अंजाम दिया होगा। तो बुलंदशहर से पूरा मामला, जहां आश्रम में तोड़फोड़ की गई है।
वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर जो आश्रम है उस पे तोड़फोड़ की है, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? जी बिल्कुल बता दूं, पूरा मामला बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र के गांव का है, जहां एक आश्रम का जो सेवादार था उसके द्वारा दो नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था नशीला पदार्थ खिलाने के बाद। और एक बच्ची जो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो हाल ही में चल रही ऑपरेशन से नवजात बच्चे को जन्म दिया है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि गाँव के लोगों में काफी गुस्सा है, क्योंकि घटना को लेकर आरोपी को पुलिस ने भले ही जेल भेज दिया हो, मगर जो परिवार है उसके सामने एक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि नाबालिग बच्ची है जिसने उस नवजात बच्ची को जन्म दिया है, जिसके बाद वो गुस्से में थे। तो माना जा रहा है कि रात में ग्रामीणों ने आश्रम में तोड़फोड़ की है और आश्रम जो उनके बच्ची हैं उनके घर के सामने ही आश्रम है। इसको लेकर परिवार के लोगों में काफी रोष है। वरुण, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, क्योंकि जो दुष्कर्म का आरोपी सेवादार है वो जेल में बंद है, ऐसे में जिस तरह से आश्रम में बीते दिन तोड़फोड़ होती है, पुलिस का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? जांच कितना आगे बढ़ पाई है? जी बिल्कुल, जो प्रशासन के लोग हैं उसका कहना है कि इस मामले में 2 FIR अलग अलग दर्ज की गई थी और जिसके बाद आरोपी को फिलहाल पुलिस ने जेल भी भेज दिया था। मगर अब जो बच्ची है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा था और जिसको लेकर परिवार के लोग काफी परेशान थे, और अब नवजात बच्चे को जब नाबालिग बच्ची ने जन्म दिया है, जिसको लेकर परिवार में काफी रोष है, तब प्रशासन का कहना है कि FIR दर्ज की गई है, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जब तोड़फोड़ की सूचना पुलिस को मिली सुबह, तो पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस सामने गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस वहाँ पर तैनात की गई है। बिल्कुल वरुण, अगर बात की जाए जिसने तोड़फोड़ की है, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया गया है? जी, अभी तक इस मामले में तोड़फोड़ जो की है वो अभी अज्ञात लोगों द्वारा बताई जा रही है। अभी किसी भी जो आश्रम के जो कर्मचारी हैं उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, ना कोई शिकायत अभी इस मामले को लेकर थाने में की गई है। फिलहाल जो पुलिस है जो गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखे, क्योंकि कोई उपलब्ध ना हो और तोड़फोड़ ना हो, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन वहाँ गाँव में तैनात है। क्योंकि वरुण, दुष्कर्म के आरोप में पहले ही मुकदमा दर्ज है, जो आरोपी सेवादार है वो जेल में बंद है, क्या तोड़फोड़ के मामले को लेकर भी अब तक पुलिस ने FIR दर्ज की है? क्या पूछताछ की जा रही है ग्रामीणों से, आसपास के लोगों से? जी बिल्कुल, जो पुलिस सियाना पुलिस का कहना है कि अभी फिलहाल जो इस मामले में कोई तहरीर आश्रम के जो पदाधिकारी उनकी तरफ से नहीं मिल पाई है। फिलहाल इस मामले की जांच की जाएगी कि लोगों ने ये तोड़फोड़ की है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। फिलहाल जो गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस को वहां तैनात किया गया है। वरुण, अगर बात की जाए, क्योंकि ये आश्रम है और इस तरह की घटना सामने आई है, तो क्या प्रशासन की तरफ से इस आश्रम के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, जो प्रशासन है उसने अभी तक इस मामले में आश्रम को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है, ना जो आश्रम संचालक हैं उनसे कोई पूछताछ की गई है, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं उनका कहना था कि जो आश्रम है वो बंद किया जाए, उस पर जो योगी सरकार है बुलडोजर चला दिया जाए, जिससे कि आगे कोई ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी की बच्ची बेइज्जत ना हो, क्योंकि लगातार आश्रम में कोई पहला मामला नहीं था। गांव के लोगों का कहना था इससे पहले भी 2-3 बार ऐसी घटना हो चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीण काफी परेशान थे और ग्रामीणों की मांग थी कि आश्रम पर भी बुलडोजर चले और इनके खिलाफ भी आश्रम संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। वरुण, जैसा कि आपने कहा, ये कोई पहला मामला नहीं था दुष्कर्म का जो आश्रम के अंदर हुआ हो, ऐसे कई मामले सामने आए और ग्रामीण जो है वो लगातार आश्रम बंद करने की या आश्रम के खिलाफ जो है सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीण जिस तरह से इस मांग को उठा रहे हैं, प्रशासन का आगे क्या कुछ रुख, आखिर क्या वजह है कि आश्रम के खिलाफ या आश्रम जो संचालक है ना उनसे इस मामले में पूछताछ की जा रही है, ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। सिर्फ और सिर्फ एक्शन की अगर बात करें तो जो आरोपी सेवादार था वो अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, तो आखिर क्या वजह कि लापरवाही बरती जा रही है इस मामले में? जी बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं उन्होंने पहले भी प्रदर्शन किया था, कई बार कार्रवाई की मांग की थी और बुलंदशहर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी बाकायदा दिया गया, शिकायत दी गई थी।
कि जो आश्रम है उसको उस पर कार्रवाई की जाए, उसको वहां से हटाया जाए, वहां पर बुलडोजर चला जाए, क्योंकि जो दो नाबालिग बच्ची हैं उनके साथ रेप किया गया था। जो सेवादार है, पहले जो सेवादार था उनने भी रेप की घटना को अंजाम दिया था, मगर गांव के लोगों ने गांव में ही उसमें फैसला कर लिया था। मगर अब ये बच्ची जो नाबालिग थी, बिल्कुल वरुण, यानी जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, दुष्कर्म का आरोप जो था सेवादार पर था, जिसके बाद सेवादार को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा जिस तरह से ढोलमोल रवैया इस मामले में अपनाया जा रहा है, अब आखिर कब कार्रवाई आश्रम पर होती है कि आश्रम बंद किया जाता है या नहीं, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां कांग्रेसियों ने नगर निगम कार्यालय घेरा है, मेयर के खिलाफ नारेबाजी कर जुलूस निकाला है। वहीं अपर नगर आयुक्त के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया, जन समस्याओं और भ्रष्टाचार को लेकर नगर निगम का घेराव भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में मेयर के कार्यकाल की वित्तीय लेन देन की जांच की भी मांग की गई है। सरकारी जमीनों की एनओसी, यमुना के शुद्धिकरण के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से कांग्रेसियों ने भी जांच कराने की चलो साहब, चलो हो गया। आपने देखा होगा बंदरों कितना आतंक, कोई इंतजाम नहीं, आवारा पशु घूम रहे हैं, उनका कोई इंतजाम नहीं, सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, उसके छिड़काव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। केवल ये देख रहे हैं क्या। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद फारूक जुड़ गए हैं। मोहम्मद, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेसियों ने कल नगर निगम कार्यालय को घेरा, उसके बाद से वो लगातार जो है नारेबाजी और जुलूस निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल, फिर क्या आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने कल नगर निगम के कार्यालय का घेराव किया था और मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्होंने एक जुलूस भी निकाला था और जिसमें जमकर जो है मेयर विनोद अग्रवाल के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक संबोधित ज्ञापन जो है अपर नगर आयुक्त को दिया था। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन हुआ है। उनका कहना है कि जन समस्या और भ्रष्टाचार को लेकर नगर निगम का हम लोग घेराव कर रहे हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मेयर के लिए दिया गया है, तो उसमें मेयर के कार्यकाल की वित्तीय लेन देन की जांच कराने की उन्होंने मांग करी है कि मेयर का जो कार्यकाल है उसकी वित्तीय लेन देन की जांच होनी चाहिए। उन्होंने जो सरकारी जमीनों की एनओसी दी है उसकी जांच होनी चाहिए। यमुना के शुद्धिकरण के लिए हजारों करोड़ रुपए का जो उन्होंने घोटाला किया है, उनका आरोप है कि उसकी जांच होनी चाहिए। यानी कांग्रेस पार्टी ने जो है काफी गंभीर आरोप मेयर पर लगाए हैं और जमकर उन्होंने नारेबाजी की है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी उच्च स्तरीय जो है जांच कराएं और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं। जी बिल्कुल फारूक, अगर बात की जाएगी, क्योंकि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा है, तो क्या उधर से कोई जवाब आया है? जी प्रज्ञा, अभी इसमें कोई जवाब नहीं मिला है क्योंकि कल का ही मामला है। कल उन्होंने नगर आयुक्त न होने की वजह से उन्होंने अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया है और वो मिलना चाह रहे थे नगर आयुक्त से, लेकिन किसी कारण से नगर आयुक्त से नहीं मुलाकात हो सकी। अपर नगर आयुक्त को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा का बार बार ये कहना है उनका और कि हम मेयर के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के उन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी जांच कराने की बार बार वो मांग कर रहे हैं और तमाम कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि नगर निगम में जिस तरीके से मेयर द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है उनकी जांच की उन्होंने मांग करी है। क्योंकि काफी गंभीर ये आरोप जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेसी लगा रहे हैं मेयर पर। हालांकि अब क्या कुछ जवाब यहाँ पर सीएम योगी का आता है, क्या कुछ बड़ा एक्शन मेयर के खिलाफ लिया जाता है, क्या जांच बैठती है? फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कितना आतंक, कोई इंतजाम नहीं, आवारा पशु घूम रहे हैं, उनका कोई इंतजाम नहीं, सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, उसके छिड़काव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। केवल ये देख रहे हैं कि हमें कमीशन किस तरह मिला है।
ठेकेदारी प्रथा हो उसमें घटिया सामग्री लगाई जा रही है। एनओसी दी जा रही है। वृंदावन में एक जो बेशकीमती जमीन है, जो हजारों करोड़ की जमीन है नगर निगम की, उसको जो दे दिया सन सिटी उसको, और उसके बदले में कौड़ियों की जमीन ले ली गई है। ये इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हजारों एनओसी दे दी गई हैं और अपने जो साथी जो मेयर के साथ जो काम करते हैं, जमीनों का घोटाला करते हैं, उनके नाम पे जो है एनओसी दी गई है। तो केवल ये घोटाले में आते हैं और कोई काम नहीं है। केवल घोटाले के लिए आए, पैसा कमाने के लिए आए। हम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये केवल उसी फाइल पर दस्तखत करते हैं जिसका एडवांस कमीशन पहुंच जाता है। हमारी मांगे, प्रमुख मांगे हमारी 12 मांगे हैं। उन मांगों को 1 महीना में निर्धारण किया जाए, अन्यथा जिला कांग्रेस कमेटी पुनः बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी हम न कार्यालय में बैठने देंगे मेयर को, न उनके घर पर बैठने देंगे। सब जगह तालाबंदी कर देंगे। हमारा 1 महीने का समय है, 1 महीने में इसका समाधान चाहिए, नहीं जिला कांग्रेस कमेटी व्यापक रूप से आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी योगी सरकार की और प्रशासन की होगी। ये मांगे हैं जनता की। आम जनता परेशान है इस नगर निगम, भ्रष्टाचारी नगर निगम से, और इस नगर निगम को कोई वोट चलाने का काम नहीं कर रहा है, कोई पार्षद चलाने का काम नहीं कर रहा है। इस नगर निगम को भूमाफिया चलाने का काम कर रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है, भूमाफिया चला रहे हैं। तमाम जमीनों की एनओसी दी जा चुकी है, जो सरकारी संस्थाओं की जमीन है, जो तमाम जो पब्लिक की जमीनें हैं, नगर निगम की जमीनें हैं, और तमाम जमीनों की एनओसी दी जाने वाली है। आप लोगों से कहूंगा, आप उन्हें आम जनता की आवाज बनकर, आप पत्रकार बंधु भी उन एनओसीओं को रोकने का काम करें, और आम जनता की आवाज की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, आप सब मीडिया कर्मियों की बनती है। तो जनता शोषित है, परेशान है, दुखी है और हताश है और निराश है। उस निराशा भरी जनता का साथ दीजिए और कांग्रेस के साथ में आप देखिए, आम जनता आ जाइए। ये आम जनता के लोग हैं जो अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़ी करके, और तमाम लोग कांग्रेस के लोगों के साथ चलने को तैयार हुए हैं, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा क्या हुजूम होता है। खबर कानपुर देहात से है, जहां मंदिर में लगी मूर्तियों को खंडित करने के मामले में नया मोड़ आया है। मामले में जांच के बाद अब पुलिस का बयान सामने आया है। पूछताछ और जांच में मिले तथ्यों के आधार पर मंदिर के पुजारी को ही मूर्तियां खंडित करने का दोषी बताया जा रहा है। बता दें कि मंदिर के पुजारी वीरपाल ने ही पुलिस को घटना की सूचना दी थी। राम मंदिर में स्थापित मूर्तियां खंडित होने से लोगों में आक्रोश था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच तेज की। कानपुर देहात के राम मंदिर में स्थापित मूर्तियों को खंडित करने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें, रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मक्का नवादा मुर्रा गांव में रात्रि में एक मंदिर में स्थापित राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियों को खंडित करने का मामला सामने आया था। मंदिर के पुजारी वीरपाल सिंह ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं पुजारी ने बताया कि रात्रि में अचानक उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी और जब वह बाहर निकले तो एक व्यक्ति भागता हुआ नजर आया, और जब वह मंदिर में पहुंचे तो मूर्तियां टूटी हुई पड़ी थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में तूल पकड़ा और लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। तो वहीं अब पुलिस की तरफ से एक बयान जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने बयानों में बताया है कि मंदिर के पुजारी वीरपाल ने ही नशे की हालत में ये मूर्तियां तोड़ी हैं। इसकी पुष्टि मंदिर के सर्वकार ने की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पे कार्रवाई कर रही है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। मैं आश्रम में सेवा करता हूँ राम दरबार। रात में 2:35 पे जो है रोने की आवाज मिली। बगल में एक गांव हो रहा है, तो हमने सोचा कि औरतें रो रही थी, लेकिन जब दम की आवाज से आई तो हमको लगा कि कोई नजदीकी है, तो हम बाहर निकले टॉर्च लेके। तो एक आदमी जो भागते नजर आया, पीछे न जाके हम मंदिर की तरफ देखने लगे, मंदिर तो मूर्तियां सब गिरी पड़ी, तो वो तब तक निकल गया। फिर हमने गांव सूचना दी, तो आधा बजे है 2:35 5 मिनट के बीच में सब कुछ हुआ। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।